खोलो खोलो, कोई है? ये लो अम्मा, मेरे हाथों की पालक की सब्जी। चख के बताओ कैसी? कच्ची है। हाँ? कच्ची नहीं, अच्छी है। धन्यवाद अम्मा। अच्छी तो आप है, जिनके चखते ही कच्ची सब्जी भी अच्छी लगने लगती। आहाहाहाहाहा। इतनी स्वादिष्ट पालक की सब्जी मैंने आज तक नहीं खाई। रामा, चखोगे? हाँ। भूख नहीं है अधिक मुझे। चक्कर देख, इतनी स्वादिष्ट बनी है, भूख अपने आप लग जाएगी। अच्छा, दो। अच्छी है, कच्ची है। शारदा जैसी सब्जी बनाती है वैसी कोई नहीं बना सकता। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ, मैं रसोईया ठीक ठाक हूँ। शारदा भाभी जितना अच्छा नहीं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, इतनी भी प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं हम बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, परंतु अम्मा ने तो दल बदल लिया, पर रामा ने दल नहीं बदला, और हम जानते हैं दल बदलेंगे भी नहीं। हम आपके लिए अभी कुछ लेकर आते हैं। सब्जी बहुत अच्छी बनी है, और दो। ये लो। आगे। उठा लो। किसको? उठा लो के पश्चात किसको नहीं आता, क्या आता है? युद्ध के मैदान में तो किसको ही होता। युद्ध हो जाएगा, चुप हो जाओ। क्या उठा लो? ये पालक छोड़ो और ये लड्डू उठा लो। हमारी मौसेरी बहन वैदेही याद है, जिसके लंबे घुंघराले बाल है, जो वीणा बजाती है? हाँ? हाँ, उसी ने अपने हाथों से बना के भेजा है 2 दिन पहले अपने पिताजी के हाथ। अरे वाह, ये लो। क्या हुआ? क्या है? ये पर्चा तो लड्डू में लिपटा हुआ है। हाँ, इस पर तो कुछ लिखा हुआ है। उसने बड़ी उम्मीद से ये भेजा है। मैं अपना उपनेत्र लेकर आता हूँ। पकड़ो। दिखाओ। प्यारी अक्का शारदा, मैं ये चिट्ठी भूपति की हवेली से लिख रही हूँ। तुंगभद्रा नदी के पास वाली हवेली, जहां मैं वीणा सिखाती हूँ। मदद की गुहार लगा रही हूँ तुमसे और रामा अन्ना से। रामा अन्ना को यहाँ आकर मुझे बचाना होगा। मेरे प्राण संकट में हैं। मैं यहाँ इस हवेली में बंद हूँ। रामा अन्ना को अतिशीघ्र यहाँ पहुँचना होगा। यदि थोड़ा भी विलंब हुआ तो भगवान जाने मैं जीवित रहूंगी या नहीं।
वैदेही कौन से संकट में है, कहाँ बंदी है, आपको उसे जाकर बचाना होगा। हाँ हाँ शारदा। परंतु लड्डू में इस तरह चिट्ठी, इसका अर्थ है वो किसी विपत्ति में है और छुपकर उसने चिट्ठी भेजी है। संभवतः उसकी स्थिति का आभास उसके पिता को भी नहीं है, क्योंकि वो उन्हें चिंतित नहीं करना चाहती। तू जा। हाँ अम्मा, मैं निकलता हूँ। मैं साथ चलूं? रामा, मुझे पता क्या लगता है कि शारदा भाभी ना अब मुझे अपने घर और परिवार का हिस्सा मानने लगी। शारदा वैदेही को लेकर चिंतित है, उसे अपनी सबसे प्रिय बहन मानती है, इसलिए अपनी उम्मीदें अधिक मत बढ़ाओ फिलहाल के लिए। चले? चल। हाँ, अंततः पहुंच ही गए भूपति हवेली। उस दरबान के पास जाके कहे कि हम वैदेही से मिलने आए। आओ। अरे क्या कर रहे हो? यदि सब कुछ इतना ही सरल होता तो वैदेही लड्डुओं में छिपाकर चिट्ठी भेजती क्या? स्वयं आकर अपना हाल बताती ना, या यहां से भाग जाती। इधर आओ मेरे साथ। सुनिए, ये पुदीने का तेल और ये शालेश की लकड़ी वो भूपति जी ने मंगवाया था। मुझे दो। परंतु मालिक ने कहा था कि भूपति जी के हाथ में देकर आना। मेरे हाथ में दे दो। अंदर किसी अपरिचित के जाने की अनुमति नहीं है। इसका भुगतान तुम्हारे मालिक को पहुंच जाएगा। ठीक है। देखा, सामान वितरण करने वाले को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है, तो हमें कैसे होगी? पुदीने का तेल, सैलिस की लकड़ी, अर्थात इस महल में किसी न किसी के सर में दर्द है। अच्छा, रुको मैं जांच करता हूं। ऐसे। अब ये क्या है? तुम्हारे उपनेत्र के चाचा? हाँ, दूर के चाचा, दूरबीन कहते हैं इसे। इसका आविष्कार गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था। दूर के दर्शन कराता है, वो भी पास लाकर। क्या कर रहे हो? क्या दिख रहा है? रुको, मुझे भी देखना दिखाओ। अरे रुको एक क्षण। अब मेरी बारी। क्या दिखा? लक्ष्मण अप्पा स्वामी नारायण भट्टारू, तुम सही कह रहे थे। भीतर कोई है जिसके सर में दर्द है और जिस प्रकार के आभूषण उसने पहने हैं वो इस हवेली की मालकिन लगती है। और अब मेरे पास भीतर जाने की एक तरकीब है। परंतु इससे दूर की चीजें तो और दूर हो गई। उल्टा देख रहे हो, सीधा करो इसे। देखो, अरे मोरी पट्टी वाली, और ये मोटू। अरे यार, चलो चलते हैं। रुकिए। प्रणाम। हम आपकी मालकिन के सरदर्द का उपचार करने आए हैं। परंतु आपको कैसे पता चला कि मालकिन को सर दर्द है? मेरा नाम रामशंकर है, मैं एक चिकित्सक हूँ। ये मेरे सहायक लक्ष्मण। जिस प्रकार मधुमक्खी मधु को सूंघ लेती है, उसी प्रकार चिकित्सक अपने रोगी को ढूंढ लेते हैं। आप उनसे जाकर कहिए कि हम उनके सरदर्द का उपचार कर सकते हैं। 14 दिनों से सारे उपचार कर चुकी हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। आप जा सकते हैं। उचित है, हम चले जाते हैं। किंतु आपकी मालकिन को पता चलेगा कि एक चिकित्सक अपने सहायक के साथ यहाँ आए थे जो उनका उपचार कर सकते थे, किंतु आपने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया, तो उत्तर आप ही को देना पड़ेगा। चलो लक्ष्मण। रुकिए। आप जा सकते हैं।
विजयनगर से चिकित्सा की विद्या लेकर आए हैं। और महाशय आपका शिक्षा पत्र कहाँ है? आपको मेरा शिक्षा पत्र देखना है? लक्ष्मण, इस अपमान के पश्चात मैं यहाँ एक क्षण नहीं रुक सकता। रुकिए रुकिए रुकिए, क्या कर रहे हैं महोदय? क्या आपने कभी महाराज से पूछा उनका मुकुट कहाँ है? तो फिर आप रामशंकर जी से कैसे उनका शिक्षा पत्र पूछ सकते हैं? अपमान, घोर अपमान। अरे चले क्या? आपको इनके शिक्षा पत्र की चिंता है? भगवान ने मेरा सर दर्द ठीक करने के लिए इन चिकित्सक को भेजा है। आप बस रहने दीजिए। देखिए, हमारी आपसे विनती है, आप कैसे भी हमारे ये सर दर्द ठीक कर दीजिए, इसका उपचार कर दीजिए। आप जितना धन मांगेंगे हम आपको। ये तुम्हारा धन नहीं है, ये मेरे पुत्र का धन है। हमारी मौसेरी बहन वैदी ही याद है जो वीणा बजाती है? मैं ये चिट्ठी भूपति की हवेली से लिख रही हूँ, तुंगभद्रा नदी के पास वाली हवेली जहाँ मैं वीणा सिखाती हूँ। ये वीणा कौन बजा रहा है? वो कावेरी हमारी सेविका है। वर्षों से इस हवेली की सेवा कर रही है और उसे वीणा बजाने में बहुत रुचि है। क्या इस हवेली में और कोई भी है जो वीणा बजाता है? नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि केवल कावेरी ही वीणा बजाने में रुचि रखती है और कोई इस भवन में, इस हवेली में वीणा नहीं बजाता। परंतु आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छी वीणा बजा रही है। क्या है कि मुझे भी संगीत में थोड़ी रुचि है, क्या हम मिल सकते हैं उससे? नहीं, इस समय नहीं। इस समय आप केवल हेमलता के उपचार पर ध्यान दीजिए। उचित है। क्या है कि जब तक इनका उपचार चलेगा तब तक हमें यहीं रहना पड़ेगा। बैठो लक्ष्मण। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप केवल हेमलता का उपचार कीजिए और जाइए। सुना नहीं मेरे बेटे ने क्या कहा? उपचार कीजिए और जाइए यहाँ से। क्या यहाँ कोई वैद्य ही? क्या क्या? क्या नाम लिया आपने? कैसे जानते आप? कौन है आप लोग? वैद्य है ही ऐसा कहा मेरे सहायक ने कि यहाँ हम ही वैद्य हैं या और कोई भी वैद्य है। हाँ। मेरे सहायक को ऐसा प्रतीत हुआ कि कदाचित यहाँ दूसरे वैद्य भी रहते हैं, इसलिए आप हमें यहाँ नहीं रहने दे रहे हैं। हाँ, ऐसा ही प्रतीत हुआ मुझे। नहीं नहीं, यहाँ और कोई वैद्य नहीं, यहाँ केवल आप दोनों ही वैद्य हैं। आप उपचार कीजिए और जाइए। देखा तूने रामा, वैदेही का नाम सुनते ही मुंह का रक्त सूख गया। पक्का कुछ तो है जो ये लोग छुपा रहे हैं। ये कौन चीखा? चीख? हाँ, कोई बाहर चिल्ला रहा होगा कोई। आप एक काम कीजिए, आप जा सकते हैं यहाँ से। मैं किसी और चिकित्सक को बुला लूंगा। आप जाइए आप। देखिए, ये सर का दर्द प्राण घातक सिद्ध हो सकता है। मैं तो केवल इसी कारण से यहाँ रुकना चाह रहा था, बाकी जैसी आपकी इच्छा। वैसे केवल एक रोगी के इलाज के लिए मैं कहीं रुक जाऊं, इतना समय भी नहीं है मेरे पास। चलो लक्ष्मण, चलो। रुकिए। क्या कहा आपने? प्राण घातक? ये आप कैसे कह सकते हैं? एक सरदर्द किसी के प्राण कैसे ले सकता है? मतलब एक सरदर्द से किसी के प्राण कैसे जा सकते हैं? जो सरदर्द 14 दिनों तक नहीं जाता वो केवल सरदर्द नहीं होता, वो प्राण घातक हो जाता है। आंखों का रंग। आपकी आंखों का रंग देखिए कैसे नीला पड़ गया है।
आपके नाखून देखिए, ये भी नीले पड़ गए हैं। आपके केश भी, केश कैसे नीले पड़ सकते हैं? कमजोर केश भी कमजोर होकर गिरने लगे होंगे, है ना? क्षमा करें देवी जी, किंतु ये सब लक्षण हैं किसी गहरे घातक रोग के। गहरे भयानक रोग? ये रोग का कोई नाम तो होगा। नाम बताओ। नीलिया। नीलिया? नीलिया, ये कौन सा रोग है? महाशय, कुछ वर्ष पहले तक लोग पीलिया के लिए भी यही कहते थे कि पीलिया ये कौन सा रोग, परंतु आज नहीं कहते। तो जिस तरह पीलिया होता है वैसे ही नीलिया भी होता है, और नीलिया का पहला संकेत है सरदर्द। देवी जी, ऐसा सरदर्द जो 14 से 20 दिनों तक नहीं जाता, और जब जाता है तो रोगी को अपने साथ लेकर जाता है। आजकल आपको क्रोध भी अधिक आ रहा होगा। किसी का सर फोड़ने का भी मन कर रहा होगा। ये तो निश्चित लक्षण है नीलिया का, अर्थात प्रभाव मस्तिष्क तक पहुंच रहा है। उपचार नहीं हुआ तो फिर प्राण घातक। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अब देर हो चुकी, चलना चाहिए। अरे रुकिए, रुक जाइए। मुझे नहीं मरना, मुझे जीवित रहना है। आप लोग कृपया करके यहीं पे रुक जाइए। मेरा वो अतिथि कक्ष है ना, आप लोग वहीं पे रह जाइएगा। हाँ, ये मेरे पुत्र का अतिथि कक्ष है, तुम्हारा नहीं। आप लोग कहीं जाइएगा मत। सुनिए, यहाँ सब कुछ विचित्र है। तो सही, तो अभी चुप रहो। आप बैठिए। घोड़ा, इन्हें अतिथि कक्ष में ले जाओ। चलिए। सुनिए, आपके मालिक महाराज श्री कृष्णदेव राय के साथ? भूपति जी के पिता महाराज कृष्णदेव राय के गुरु थे। महाराज भूपति जी का और इस परिवार का आज भी बड़ा सम्मान करते हैं। ये परिवार सदैव महाराज के संरक्षण में है। ये परिवार महाराज के संरक्षण में, कुछ अनुचित हो गया तो महाराज को उत्तर देना पड़ेगा, यही चिंता है। ये तो बात की चिंता है लक्ष्मण, इस समय की चिंता कुछ और है। तो क्या है इस समय की चिंता? वैदेही ने चिट्ठी में सत्य लिखा था। वो किसी संकट में तो अवश्य है। वैदेही का नाम सुनते ही ये परिवार कैसे सतर्क हो गया था, और मुझे पूर्ण विश्वास है लक्ष्मण कि वो वीणा वैदेही ही बजा रही थी, किंतु इन लोगों ने उसे इस प्रकार छुपा कर क्यों रखा है, ये समझ में नहीं आ रहा। और जब हमने कहा कि हम रात को यहाँ रुक जाते हैं, सबके चेहरे देखे थे। कुछ तो है जो ठीक नहीं है लक्ष्मण। वैदेही इस परिवार के और इस हवेली के किसी जाल में फंस गई है, किंतु क्या है वो जाल, और कोई वैदेही जैसी भोली भाली कन्या को किसी जाल में क्यों फंसाएगा? मैं काम करो, तुम हेमलता का उपचार आरंभ करो, तब तक मैं वैदेही की खोज आरंभ करता हूं। ईश्वर करे ये वीणा वैदेही ही बजा रही हो, मुझे उसे ढूंढना होगा।
वैदेही, रामा अन्ना, वैदेही, वैदेही तुम ठीक हो? हाँ? वैदेही, ये वीणा कौन बजा रहा है?